Good evening, everyone. A very good evening to all of you, and welcome back to the course on control systems. We are back again. We are live again, and this time we are live with a transient analysis. तो जैसा मैंने बोला था यार, टाइम रिस्पॉन्स का फर्स्ट पार्ट हमारा होता है ट्रांजिएंट, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर रेडी एंड ऑल ऑफ यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड टू लर्न द ट्रांजिएंट एनालिसिस. तो काफी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड एट द सेम टाइम काफी आपका एक इजी टॉपिक है. मतलब कंट्रोल के अंदर आप ये मान सकते हो जो टाइम रिस्पॉन्स वाला चैप्टर ना इजी टारगेट होता है. यहां पे बहुत कम समय में सवाल किया जा सकता है और इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस में आप 100% मार्क्स टारगेट कर सकते हो. ठीक है. आदर्श भाई कह रहे हैं आई एम न्यू स्टूडेंट. तो आदर्श भाई पिछला लेक्चर तो अटेंड कर लेते, कम से कम 5:30 वाला कर लेते. आज से तो नई यूनिट स्टार्ट हुई थी, बट ठीक है चलो, उसका बहुत ज्यादा कुछ इस लेक्चर से लेना देना भी नहीं है. जो हमने पहला लेक्चर किया है समझ आएगा तुमको. यहाँ पे अगर तुमको थोड़ा बहुत लैपलास का आइडिया है ना तो समझ आएगा. और आदर्श भाई अगर लैपलास का आइडिया नहीं भी है तो इस सीरीज के अंदर जो मेरा पहला लेक्चर है वो लैपलास से रिलेटेड है, वो कवर कर लेना, पहला दूसरा लेक्चर. उसके बाद ना आप चाहो तो इस चैप्टर से शुरू कर सकते हो. फर्स्ट चैप्टर स्किप करके आप चाहो तो इस चैप्टर से शुरू कर सकते हो. अगर आप फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देख लो, फिर उसको आप बाद में कवर कर लेना. ठीक है, उसको आप बाद में भी कवर कर सकते हो बेटा. चलो तो शुरू करें फिर आज का डिस्कशन. भाई तैयार हैं सभी लोग? तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रांजिएंट एनालिसिस. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रांजिएंट एनालिसिस. अब यार देखो, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं ना आज के इस लेक्चर में, आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम लोग वाइंड अप करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को इन एंड आउट एकदम ध्वस्त कर देंगे. बहुत बढ़िया तरीके से इसको खत्म कर देंगे. तो सबसे पहले बेटा मैंने ना एक ओपन लूप सिस्टम लिया. एक ओपन लूप सिस्टम लिया मैंने, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम 1/TS. क्या लिया? 1/TS. तो यहां पे आप क्या कह सकते हो कि इसका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, मैं मतलब ऐसे लिखना प्रेफर करता हूं 1/ST. ये क्या है भाई? दिस हैज अ टाइप 1 एंड order 1. This is type 1 and order 1. That is one pole at origin. Correct? One pole at origin. ये आपका एक फर्स्ट ऑर्डर ओपन लूप सिस्टम हो जाता है भाई. अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आप क्या कहेंगे कि अगर आपको सिस्टम का आउटपुट चाहिए, देखो भाई रौनक भाई, जो हम लोग बोल रहे थे सिस्टम का आउटपुट चाहिए, कैसे आता है? इनपुट मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, इनपुट मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन. सोहम भाई कल होगा आपका कंट्रोल का टेस्ट, और डिजिटल का टेस्ट आप लोगों का ना मैं फ्राइडे को प्लान करूंगा. डिजिटल का फुल टेस्ट रखेंगे फ्राइडे को, टाइमिंग डिस्कस कर लेंगे. कंट्रोल का टेस्ट कल कराऊंगा. ठीक है, आओ. तो आर एस इंटू जी ऑफ एस करोगे आप लोग. अब यहां पे कितना आएगा? आर एस इंटू 1/S ऑफ टी. RS इंटू 1/S ऑफ S इंटू टी. करेक्ट. अब आपको क्या पता है बेटा कि 1/S रिप्रेजेंट्स एन इंटीग्रेटर. याद है ना, अगर डिफरेंशिएट करते हो तो लैपलास में S से मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेट करते हो तो लैपलास में S से डिवाइड होता है. क्या होता है? लैपलास में बेटा S से डिवाइड होता है. करेक्ट. यानी dxt/dt का लैपलास होता है s इंटू एक्स ऑफ एस, और इंटीग्रेशन ऑफ xt का होता है xs/s. तो यहां 1/s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीग्रेशन. तो आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते क्या भाई कि t को आप कॉमन निकाल लो, सर बाकी का तो इंटीग्रेशन बता रहा है. तो अगर आप टाइम डोमेन में आओगे तो आपने इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर दिया. क्या कर दिया? आपने इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर दिया. राहुल भाई टेस्ट के सिलेबस में पहली यूनिट रहेगी, आज वाला सिलेबस नहीं रहेगा. ठीक है. -∞ से t r टाउ d टाउ, दैट इज रनिंग इंटीग्रल. दैट इज रनिंग इंटीग्रल ऑफ इनपुट. रनिंग इंटीग्रल ऑफ इनपुट. ठीक है. अब ये जो रनिंग इंटीग्रेशन आ रहा है बेटा, अगर आपका RT स्टेप इनपुट है,
तो ct कितना आएगा, स्टेप का इंटीग्रेशन रैंप आएगा, करेक्ट। rt अगर रैंप है तो ct क्या आएगा, रैंप का रनिंग इंटीग्रेशन पैराबोलिक आएगा। क्या आएगा, पैराबोलिक आएगा। ये पॉइंट समझ में आया। फर्स्ट ऑर्डर का जो ओपन लूप सिस्टम है दैट इज बेसिकली बिहेविंग जस्ट सिंपली एज एन इंटीग्रेटर। तो जो भी आप इनपुट लगाओगे ना उसके अकॉर्डिंग वो उसको इंटीग्रेट करके दे देगा। यहां पे t क्या कहलाता है भाई, t इज एक्चुअली कॉल्ड एज द टाइम कांस्टेंट। क्या कहलाता है, t इज कॉल्ड एज योर टाइम कांस्टेंट। ठीक, मुझे बताओ यहां तक सबको क्लियर? जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, इसके अंदर ना मैं यूनिटी फीडबैक लगाने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, इसके अंदर यूनिटी फीडबैक लगाने जा रहा हूं, इसको क्लोज लूप बनाने जा रहा हूं। तो पहले आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि हाँ सर ओपन लूप वाला पार्ट क्लियर है। अब हम क्लोज लूप पे चलते हैं। बताओ ओपन लूप वाला पार्ट क्लियर है ना अच्छे से? चलिए, तो क्लोज लूप में मैंने क्या किया बेटा, यूनिटी फीडबैक के साथ इसको एक क्लोज लूप सिस्टम बनाया। अब क्लोज लूप अगर आप बनाते हो तो आप क्या निकालेंगे, आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। आप बोलेंगे टी ऑफ एस इज जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। वन बाय एस टी ये आएगा, ये आ गया। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। नहीं तो इसका एक तरीका क्या होता है, एक तरीका निकालने का ये भी होता है ना, याद है मैंने आपको बताया था फॉर यूनिटी फीडबैक जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आता है वो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। ठीक है, क्लोज लूप वाला आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप जो है ना क्लोज लूप का डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, हर बार ये फॉर्मूला लगाने की पूरा जरूरत नहीं है अगर आपका यूनिटी फीडबैक है। अब यहां पे टी ऑफ एस क्या आ गया भाई आपका, 1/1 प्लस एस टी। तो आप इसको क्या बोलेंगे भाई, आप बोलेंगे टाइप जो है, टाइप जो है सिस्टम का, टाइप आप किससे निकालते हो, यूजिंग जीएसएचएस। तो अगर आप यूजिंग जीएसएचएस से टाइप निकाल रहे हो तो दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 1। और ऑर्डर आप क्लोज लूप से निकालते हो, ऑर्डर यूजिंग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका ऑर्डर भी क्या है भाई, इसका आपका ऑर्डर भी है 1। इसका आपका ऑर्डर भी क्या है, ऑर्डर भी है 1। तो इसका टाइप भी 1 आ रहा है भाई और इसका ऑर्डर भी आपका 1 आ रहा है। टाइप कैसे देखोगे, टाइप आप हमेशा लूप ट्रांसफर फंक्शन से देखोगे। और यूनिटी फीडबैक में तो दिक्कत ही नहीं होती बेटा, यूनिटी फीडबैक में ना, यूनिटी फीडबैक के अंदर टाइप हमेशा जीएस से देखी जा सकती है। फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम टाइप इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। इसमें कोई आपको जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन फॉर जीएस। यूनिटी फीडबैक सिस्टम बहुत सिंपल होते हैं बेटा, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन कोई कंट्रोवर्सी नहीं होता, सीधा जीएस के कितने पोल ओरिजिन पे आ रहे हैं वही आपका यूनिटी फीडबैक का टाइप होता है। क्लियर? बोलो भाई यहां तक क्लियर? तो ये वाला पार्ट जो है ना आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, एक तो ये, एक फिर ये वाला पार्ट। ठीक है, ये भी। अब देखो भाई मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया। हाँ बेटा जीएस एचएस तो लोगे तो भी तो जीएस ही आएगा मेरे बच्चे, क्योंकि एचएस 1 है। बताओ
HS तो 1 है ना आपका, यूनिटी फीडबैक बाय डिफॉल्ट है। अभी देखो जो हमने पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था सोनू, वहां नॉन यूनिटी फीडबैक था ना, उसे यूनिटी में पहले हम लेके आए थे, ये तो पहले से यूनिटी में है, तो यहां क्यों मेहनत करनी है, मैं यही तो बताया हूं। यूनिटी फीडबैक के लिए आप जीएस ले लो, आप जीएस एचएस ले लो, कि आप ये कह दो यूनिटी फीडबैक बना के लेंगे, हर बार तो टाइप सेम ही आएगी। बेटा टाइप कभी भी टीएस से नहीं जज करते मुबासिम, टाइप कभी भी टीएस से जज नहीं करते, टाइप हमेशा जीएस इंटू एचएस से, यूनिटी फीडबैक के लिए वो जीएस ही बन जाता है, उससे जज करते हैं, क्लोज लूप से थोड़ी ना टाइप निकालते हैं। पॉइंट समझो, मैंने अभी पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि ऑर्डर हमेशा क्लोज लूप से देखा जाता है, ऑर्डर यहां 1 बोला जाएगा, और जो टाइप होती है टाइप जीएस एचएस से जज की जाती है। अदरवाइज मैंने बताया था अगर वहां एरर ना लिखा हो तो पहले यूनिटी फीडबैक बनाना पड़ता है। अब ये पहले से यूनिटी फीडबैक है, इसको क्या बनाओगे यूनिटी फीडबैक? पॉइंट क्लियर हुआ? इसको क्या ही यूनिटी फीडबैक आप लोग बनाओगे बताओ, समझे कि नहीं समझे? चलो अब आते हैं भैया स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। स्टेप रिस्पॉन्स का क्या मतलब जानते हो? कि जब हमारा इनपुट यूनिट स्टेप होता है तो वॉट एवर इज द आउटपुट दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द स्टेप रिस्पॉन्स। करेक्ट? तो स्टेप रिस्पॉन्स में आप क्या बोलोगे बेटा कि इनपुट क्या लेना पड़ेगा? इनपुट क्या लेना पड़ेगा? u ऑफ t। क्या लेना पड़ेगा? u ऑफ t। अब इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हो ना रौनक भाई? तो यहां पे इसको लैपलास डोमेन में लेके जाएंगे तो इट विल बी 1/s, 1/s। अब आपका जो क्लोज लूप सिस्टम है यार, मैं ऐसे दिखा दूं क्लोज लूप सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक से, बताओ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन वाला ही सिंपल ऐसे सोच लो कि मैंने ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर दिया है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, RS CS। ये है ना, मैंने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से ऐसे लिख दिया है। अब CS कैसे लिखोगे रौनक भाई? RS इंटू TS। करेक्ट? ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, 1/s इंटू 1/1 प्लस s इंटू t। अब यहां पे t कॉमन निकाल लोगे, 1/t, ये आ गया। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए ऐसे लाना जरूरी है। और आदर्श भाई पार्शियल फ्रैक्शन आप कवर कर लेना, मैंने जो बताया लैपलास का लेक्चर उसमें अच्छे से कराया हूं, ठीक है? अब देखो भाई s को 0 डालो जरा, तो यहां पे क्या आएगा? 1/t, तो 1/s। s को -1/t डालो, -1/t, और ऊपर 1/t, ये आ गया, ठीक है? अब इसका लैपलास इनवर्स जब मेरे बच्चों आप लेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस u ऑफ t, ये बनेगा, ठीक है? 1 माइनस e⁻t/t u ऑफ t। ये बात क्लियर है? इसका ग्राफ बनाइए जरा एक बार। नेटवर्क में ऐसे बहुत से फंक्शंस का ग्राफ बनता है, अगर नेटवर्क पढ़ रखे हो या नेटवर्क मेरे साथ कवर किया तो ग्राफ बनाओ। देखें जरा भाई कौन ग्राफ बनाएगा, कौन है हमारे बीच वो छुपा रुस्तम जो इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएगा? तो ज्यादा मोटा एरो हो गया। अब यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है 1 होती है स्टेडी स्टेट वैल्यू, और यहां पे जो आपका ग्राफ होता है वो कैसा आता है? कुछ इस टाइप से, ठीक है? ग्राफ ऐसे आ जाता है। अब सर ये स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 आपने कैसे दिखाया? स्टेडी स्टेट वैल्यू बेटा क्या होती है, इस रिस्पॉन्स में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज स्टेडी स्टेट,
और जो टाइम के साथ डीके हो रही है ना, दैट इज योर ट्रांजिएंट। क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आप देखो, ये इंफिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगी, ये इंफिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड एज योर ट्रांजिएंट। ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर ट्रांजिएंट। यहां पे जो टी वाला टर्म आ रहा है बेटा, यहां पे जो सीटी में टी वाला टर्म आ रहा है, कैपिटल टी, आप इसको क्या कहते हो, दैट इज योर टाइम कांस्टेंट। अभी मैंने ओपन लूप में भी बताया था ना, टी इज बेसिकली कॉल्ड एज योर टाइम कांस्टेंट। टी इज कॉल्ड एज योर टाइम कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, तो ये ग्राफ धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 1 की तरफ जा रहा है। बहुत बढ़िया आभाष। तो ये 0 से स्टार्ट होके 1 की तरफ जा रहा है, दैट इज योर स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब आप ये सोचो बेटा, जो आपने एक्चुअली इनपुट लगाया था, इनपुट क्या लगाया था, यूटी लगाया था। ध्यान से सुनिएगा, इनपुट आपने क्या लगाया था, यूटी लगाया था। यानी इनपुट की जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो कितनी है, 1। आउटपुट भी वहीं तक जा रहा है, यानी आउटपुट इज अचीविंग द डिजायर्ड वैल्यू एट इंफिनिटी। आप ऐसा समझो, जो आप इनपुट लगाते हो ना बेटा, इनपुट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द आउटपुट। तो जब आपने यूटी लगाया तो आप ये कहना चाहते थे कि आउटपुट का डिजायर्ड वैल्यू मेरा 1 होना चाहिए। आउटपुट का डिजायर्ड वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ये देखो फाइनली 1 तक ही जा रहा है। जब ये 1 पे पहुंच जाएगा तो आप क्या कहोगे, इट रीचेस द स्टेडी स्टेट। और जब तक ये वेरी कर रहा है, दिस इज बेसिकली द ट्रांजिएंट बिहेवियर। फिर से सुनिएगा, जब आपने इनपुट लगाया यूटी, इनपुट की वैल्यू आपको डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट बताती है, तो आप यूटी से ये कहना चाहते हो कि डिजायर्ड आउटपुट 1 होगा। और अगर आप यहां देखिए, फाइनली आउटपुट आपका 1 पे जा रहा है, इट इज रीचिंग द डिजायर्ड वैल्यू, एंड व्हाइल इट इज चेंजिंग, दैट इज कॉल्ड एज योर ट्रांजिएंट। आज अगर याद हो बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने इसी ग्राफ का एग्जांपल लिया था स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट को एक्सप्लेन करने के लिए, याद है भाई। अब इस ग्राफ के अंदर एक खासियत होती है मेरे बच्चों, इस ग्राफ के अंदर अगर आप इसके 0 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, अगर आप इसके 0 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें बच्चों, तो ये ना स्टेडी स्टेट वैल्यू को जिस पॉइंट पे कट करता है, दैट इज कॉल्ड एज टी। क्या होता है, अगर आप इस पे 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इट दिस टेंजेंट विल इंटरसेक्ट द स्टेडी स्टेट वैल्यू एट टी। तो टाइम कांस्टेंट आपका ग्राफ से भी आ सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइंड द टाइम कांस्टेंट न्यूमेरिकली। और यही वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको नेटवर्क एनालिसिस में भी पढ़ाता हूं। जिन लोगों ने पढ़ लिया बहुत बढ़िया, और जो लोग देखने वाले हैं उनके लिए आगे, कि भाई ये जो टाइम कांस्टेंट निकालते हैं, दैट वी कैन ऑलवेज डिराइव बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट एंड फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट विद द स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, इट इज द टाइम एट विच द आउटपुट बिकम्स 63.2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। जिस टाइम पे आपका आउटपुट 63.2% पहुंच जाए, दैट इज सेड टू बी द टाइम कांस्टेंट। ये टेबल मैंने कैसे बनाई है, ये टेबल मैंने कैसे बनाई है, ये ऐसे बनाई है कि अगर आप ऐसे रखोगे, अगर आप ऐसे रखोगे बेटा, तो अब आपको यहां पे क्या करना है, टी की वैल्यूज रखनी है। जैसे टी को आपने कैपिटल टी रखा, अगर टी की जगह कैपिटल टी रखा, ई की पावर -1 बना, तो ये वैल्यू आएगी 0.6321, विच इज एक्चुअली 63.2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो इन आवर केस स्टेडी स्टेट वैल्यू इज यूनिटी, स्टेडी स्टेट वैल्यू इज 1। हमारे केस में स्टेडी स्टेट वैल्यू हमारी 1 है। तो जब उसका 63.2% पहुंच जाए, यानी 0.632 पहुंच जाए, उस टाइम को आप बोलते हो टाइम कांस्टेंट। समझ आया डेफिनेशन कहां से आया? जब आप स्मॉल टी को कैपिटल टी के बराबर रख रहे हो, तो आउटपुट आ रहा है 0.632, विच इज एक्चुअली द 63.2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू, दैट इज 1। 1 का 63.2% है। अब यहां पे बेटा गौर कीजिएगा मेरे बच्चों, यहां पे गौर कीजिएगा कि 4t पे वैल्यू 98% को क्रॉस कर चुकी है,
और मेरे बच्चों 5t पे वैल्यू 99% को भी क्रॉस कर चुकी है, 99.32 पे पहुंच चुकी है। ये वाली दो एंट्रीज देखना, जब आप 4t के ऊपर जा रहे हो तो आप स्टेडी स्टेट के कितना करीब जा चुके हो, यू हैव रीच्ड विद इन 2% ऑफ द स्टेडी स्टेट। कैसे? 1 से कितना दूर हो? 0.02। 0.98 का मतलब है 1 से कितना दूर हो? 0.02। 0.02 को 2% भी तो कह सकते हो। 90.99 का मतलब है 1 से कितना दूर हो? 0.01, यानी 1% कह सकते हो। तो इसकी दूरी स्टेडी स्टेट से 1% से भी कम है और इसकी दूरी 2% से भी कम है। और 3t पे अगर देखोगे, 3t पे जो स्टेडी स्टेट से दूरी है वो 5% से भी कम है। ठीक है, 3t अगर टाइम देखोगे तो वहां पे आप ये कह सकते हो आप स्टेडी स्टेट के 5% के रेंज में एंट्री ले चुके हो। देखो ये सारे टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको ये बताऊं। ये सारे टाइम बेटा इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली तो स्टेडी स्टेट इनफाइनाइट पे जाके मिलती है। अब इंफिनिटी तक तो नहीं बैठे रह सकते ना। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, यहीं लिख देता हूं मैं एग्जांपल, कि ऑल टेम्परेचर मेजरिंग, अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, ऑल टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर फर्स्ट ऑर्डर। क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इस बात का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिएगा बच्चों। क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास घर में एक थर्मोमीटर है। ठीक है, वो थर्मोमीटर कैसा है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। अब मान लो मैं अपनी डॉटर का टेम्परेचर नापता हूं, शी इज नॉट फीलिंग वेल, तो क्या मैं इनफाइनाइट टाइम तक बैठा रहूं? उसके बूढ़े होने तक की ये टेम्परेचर देगा? बताओ, इनफाइनाइट का तो यही मतलब है ना कि भाई इसमें रीडिंग मिलेगी, इतने आप आराम कीजिए, आप बैठिए। करेक्ट, यही तो मतलब हुआ। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं इनफाइनाइट टाइम तक नहीं बैठना चाहता, अगर रीडिंग आप मुझे फाइनल भी ना दें, उसके 2% इधर उधर दे दो। माने अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री है तो 98 से लेके 102 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो मैं समझ जाऊंगा बंदा बीमार है। या 1% ले लो क्राइटेरिया कि 99 से 101 के बीच में आ रहा है तो ठीक है, बढ़िया है। तो इसीलिए ये टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये टाइम आपको क्या बता रहा है कि अगर आप 3t तक इंतजार कर लो तो आपको विद इन 5% वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, 3t पे यानी जल्दी मिल जाएगी, बट एरर कितना होगा? 5% होगा। अगर आप 4t तक वेट कर लो तो एरर और कम हो जाएगा, आप स्टेडी स्टेट के 2% वाले रीजन में एंटर कर जाओगे, यानी वहां पे मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 2% का। और अगर आप 5t तक वेट कर लिए तब तो और भी बढ़िया, तब आपका एरर 1% से भी कम रह जाएगा। यानी जितना ज्यादा देर इंतजार करोगे उतना स्टेडी स्टेट के करीब पहुंचोगे, उतना ज्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन समय भी लगेगा। लेकिन उसमें समय भी तो लगेगा, ये भी तो समझो। तो यही होता है, अगर एग्जाम में भी बेटा आप सवाल बनाने गए हो, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आप 10 डेसिमल 20 डेसिमल तक सॉल्व करने बैठ जाओ, एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई लेकिन टाइम बहुत खप जाएगा। और वहीं अगर आप 2 डेसिमल तक सॉल्व करोगे, कम टाइम लगेगा और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक रहेगी। अब ये सोचो ना, आपका थर्मोमीटर कितना टेम्परेचर दिखाता है? 1 डेसिमल तक ना। अगर 1 डेसिमल तक एक्यूरेट दिखा दे, यानी 0.1 की रेंज में चला जाए, उसके आगे के डिजिट गलत भी होंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वो वैसे भी नहीं दिख रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मेरे घर में एक थर्मोमीटर है, वो मुझे दिखा रहा है 98.2 है, तो 98.2 के बाद 3 है, 5 है या फिर 6 है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे चाहिए तो 1 डेसिमल तक ही, वो तो मुझे फाइनाइट टाइम में मिल जाएगा ना। यानी बेटा मुझे जो डिजायर्ड एक्यूरेसी चाहिए वो फाइनाइट टाइम में मिल जाती है। 100% एक्यूरेसी के पीछे मैं नहीं जाता हूं, 100% फाइनल रिजल्ट के पीछे मैं नहीं भागता हूं। पॉइंट समझे? अब एक चीज सोचो यार, हम कहें गेट में ना आपको एक पीएसयू मिलने के लिए या एक टॉप 100 में रैंक लाने के लिए 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी। डिस्करेज मत होना, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं कहूं लेकिन 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपको ना 50 साल तक गेट देना पड़ेगा। तो क्या आप 50 साल तक देते रहोगे? भाई ना तो पीएसयू लेगी, उसके बाद एमटेक का फायदा क्या होगा? तो आप क्या कहोगे, अरे टॉप 100 में रैंक आ जाए, 2 साल में आ जाए, टाइम कम लग रहा है, उससे मेरा पीएसयू या एमटेक तो बन ही जाएगा, तो मुझे क्या जरूरत 50 साल की, मुझे क्या जरूरत 100 मार्क्स की। ऐसे ही बेटा मुझे 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए ही नहीं, मुझे अप्रोक्सीमेट ही चाहिए। एक डिजायर्ड एक्यूरेसी की 1% एरर चल जाएगा, 2% चल जाएगा,
या 5% चल जाएगा, बट कम टाइम में मिले। क्या मिले? कम टाइम में। यानी कहीं ना कहीं स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में ट्रेड ऑफ होता है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से दिमाग में बैठ गया भाई, विद ऑल द फिजिकल एग्जाम्पल। लेस देन 5% एरर, मजा आ रहा है ना? कंट्रोल सिस्टम का फील आ रहा है भाई अच्छे से? यही तो सारी चीजें कनेक्ट करने में, तुम लोगों को एक्सप्लेन करने में असली मजा है टीचिंग का। लेस देन 1% एरर। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द स्पीड एंड द एक्यूरेसी। देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो एज टाइम इंक्रीजेस, accuracy error decreases, accuracy increases। और ये टेंजेंट वाला मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं बेटा, कि ये जो टेंजेंट है स्टेडी स्टेट वैल्यू पे काटता है एट टी इक्वल टू टी। मैं लिखवा देता हूं, ये स्टेटमेंट लिखवा देता हूं आपको। मैं क्या बोलना चाह रहा था कि टेंजेंट टू सी टी, टेंजेंट टू सी टी एट टी इक्वल टू 0 intersects steady state value at t equal to capital T, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैसे मैंने नेटवर्क में डेरिवेशन करा रखा है, यहां पे नहीं करा रहा हूं, डेरिवेशन यूजलेस है। ठीक है, पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन है कि मैं टेंजेंट का पहले स्लोप निकालूंगा, फिर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालूंगा, और फिर मैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा। बट अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं करा देता हूं। बताओ, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखना है कि स्टेडी स्टेट को t इक्वल टू टी पे कैसे काट रहा है? बताओ, देखना चाहते हो तो बोलो, मैं आपको डिराइव करके दिखा दूंगा। बट प्योरली मैथमेटिकल है, उसका कोई खास कंसेप्चुअल सिग्निफिकेंस है नहीं। ठीक है, उसका कुछ खास सिग्निफिकेंस है नहीं आपका। ये टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन डाल लेना बेटा शॉर्ट नोट्स के अंदर। ये पूरी टेबल की तो ऐसा जरूरत नहीं है। ये कर लेना। बट देखो, कई बार ना क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन के अंदर बेटा ऐसा पूछ सकता है आपसे कि आप ये बताइए कि 99% वैल्यू कहां मिलेगी, ऐसा पूछेगा। तो आप डायरेक्टली 5t मत याद रखना, क्योंकि 5t पे देखो 99 से ऊपर चले गए। करेक्ट, 5t पे आप 99 से ऊपर चले गए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं 99% वैल्यू कहां मिलेगी, तो आप 0.99 की वैल्यू पुट करके निकालेंगे। कितना निकालोगे? 0.99 पुट करके निकालोगे। वैसे सर एक बार देख लेते तो, देख रहे हो? चलो मैं बता देता हूं भाई। देखो भाई, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट आपका वो होता है जो ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करता है। कहां पे टच कर रहा है ये टेंजेंट? t इक्वल टू 0 पे। कहां पे टच कर रहा है? t इक्वल टू 0 पे। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे स्लोप चाहिए टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू 0, विजय भाई जब भी कहीं पे भी टेंजेंट बनाना होता है तो उसके स्लोप के लिए आप क्या करते हो? ग्राफ का डेरिवेटिव, ग्राफ का डेरिवेटिव। ठीक है, स्लोप निकालते हैं कैसे? डेरिवेटिव से। इसका डिफरेंशिएशन करो, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, फिर इसका -1/t e की पावर -t/t। अब आपको टेंजेंट किस पॉइंट पे चाहिए? t इक्वल टू 0 पे। तो dc/dt कितना आएगा? 1/t आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 होता है 1। अब आप ये कहोगे स्लोप,
स्लोप को m लिखते हैं 1/t एंड टेंजेंट स्टार्ट्स एट 0,0, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना 0,0। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या होती है बेटा स्ट्रेट लाइन की? अगर आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन कहां से गुजर रही है और उसका स्लोप क्या है, तो आप ऐसे लगा सकते हो, यानी आप ये कह सकते हो y - 0 इज 1/t। एक्स एक्सिस पे टाइम का वेरिएबल है t - 0। अब हम क्या कह रहे हैं, ये स्टेडी स्टेट को इंटरसेक्ट करे। स्टेडी स्टेट कितना है? 1 है, 1 को इंटरसेक्ट करे, यानी इसकी y एक्सिस पे वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए। तो इंटरसेक्ट स्टेडी स्टेट वैल्यू दैट इज y = 1। y को 1 डालोगे तो क्या आएगा? t बराबर कैपिटल T। y को अगर 1 डाला तो स्मॉल t कैपिटल T के बराबर आएगा ना, यानी ये 1 को इंटरसेक्ट तब करेगा टेंजेंट जब आपका x एक्सिस पे क्या होगा? x एक्सिस पे आपका होगा कैपिटल T। आ गया भाई समझ विजय? और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद रखना, y - y0, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होती, m x - x0। यहां पे m क्या होता है? m इज बेसिकली स्लोप और x0, y0 इज अ पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस। कोई एक ऐसा पॉइंट जो लाइन पे लाई करे या जिससे लाइन गुजरे। ठीक है, आप ये कह सकते हो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि लाइन पे लाई करता है आपका, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, विजय भाई खुश? बोलो जल्दी से, विजय भाई खुश? खुश हो के नहीं? बोलो भाई, खुश हो? चल, अब ये वाली बातें भी क्लियर हो गई, तो ये डेरिवेशन वगैरह शॉर्ट नोट्स में डालने की जरूरत है नहीं। आ जाओ, अब रैंप रिस्पॉन्स पे आते हैं। किस पे आते हैं? रैंप रिस्पॉन्स पे। रैंप रिस्पॉन्स के लिए आपको इनपुट कैसा लेना पड़ेगा? रैंप रिस्पॉन्स के लिए इनपुट लेना पड़ेगा रैंप। कैसा लेना पड़ेगा? रैंप। ठीक है, तो यहां पे आप इनपुट क्या लगाएंगे? RT = TUT। तो लैप्लास डोमेन में क्या बनेगा? ये 1/s²। अब देखो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन क्या है भाई? 1/1 + ST। तो आपका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट CS is RS × TS। ठीक है, अब यहां पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा बेटा। रिपीटेड पोल्स हैं, रिपीटेड पोल वाला फंडा लगाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में। रिपीटेड पोल वाला फंडा लगाना पड़ेगा। S को 0 डालिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, T कॉमन निकाल लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है ना। अब आप देखिए, पहले आप s को 0 डालेंगे तो 1/t/1/t आएगा 1/s²। फिर आप s को -1/t डालेंगे तो ये 1/t² हो जाएगा और ऊपर 1/t रहेगा, तो ये हो जाएगा t। अब बेटा एक ना 1/s का टर्म भी बनता है, वो कैसे निकालते हैं? याद है, डेरिवेटिव से निकालते हैं। आप क्या कहते हो? जैसे यहां पे कह दिया, c रहने दो, k/s। अब ये k क्या है सर? k बेटा ऐसे निकलता है d/ds ऑफ बचा हुआ फंक्शन एट s = 0। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई? 1/x का -1/x²। ऐसे सोचो ना,
ये s प्लस 1/t क्या है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 1/x की तरह ट्रीट करो। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो नीचे इसका स्क्वायर बन जाएगा, उसमें s को 0 डालोगे तो ऊपर 1/t, नीचे 1/t का स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू बी, क्या लिखोगे देखो, मैं आपको बता देता हूं, लिख के नहीं तो कहोगे सर कैसे लिखा। अब इसमें आप s को 0 डालिए तो कितना मिलेगा, दिस विल कम आउट टू बी -t, ठीक है। -t अगर आपका आ गया बेटा तो आपका आउटपुट कैसा आ जाता है, आउटपुट का बेसिकली इक्वेशन क्या आ जाता है आपका, C of s is 1/s² - t by s plus t upon s plus 1/t। तो यहां से टाइम डोमेन में कितना आ गया भाई, ये होगा t ut, t माइनस टी प्लस टी e टू द पावर माइनस t बाय टी ut, ठीक है। तो मेरे बच्चों आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, समझिएगा, एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी ct विल बी एक्सपोनेंशियल, तो 0 ही हो जाएगा, t माइनस टी, कितना आएगा, t माइनस टी, समझ रहे हो, एक्सपोनेंशियल तो 0 ही हो गया। अब मेरी बात को आप समझिएगा बेटा, ये जो रैंप है, ये जो आपका इनपुट है, इनपुट तो आपका लीनियरली जा रहा है, RT है T, और CT आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कितना है, T माइनस टी, यानी बेटा इसके अंदर गैप कितना आ रहा है, दैट इज स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू T। आप ये देखो, फिर से सुनना मेरी बात, यहां तक आपको डेरिवेशन पहली बात तो क्लियर होना चाहिए। अब आप ये देखिएगा कि यहां पे जो CT आया ना, ये जो रेड वाला कर्व है CT, आप इसे ऐसे लिख लो, T माइनस टी 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टी, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, ये स्मॉल t में से कुछ सब्ट्रैक्टेड है, ये स्मॉल t में से कुछ सब्ट्रैक्टेड है, वो t है, तो ये वाला ग्राफ t से नीचे ही रहेगा। फिर से सुनिएगा, ये जो ब्लैक वाली स्ट्रेट लाइन है दैट इज स्मॉल t, और ये जो नीचे वाला रेड वाला कर्व है ये आउटपुट है। आउटपुट क्या आ रहा है, इनपुट माइनस अ सर्टेन वैल्यू, इनपुट माइनस अ सर्टेन वैल्यू। अब अंडर स्टेडी स्टेट ये एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा, t इंफिनिटी पे एक्सपोनेंशियल 0, तो क्या बचेगा, t माइनस टी, ऊपर है इनपुट है t, ये है t माइनस टी, दोनों के बीच का डेविएशन कितना आया, कैपिटल T, इसको क्या बोल दोगे, यू विल कॉल इट एज द स्टेडी स्टेट एरर, यू विल कॉल इट एज द स्टेडी स्टेट एरर, समझे। यानी फाइनली जाके कितना डेविएशन रह जाएगा, कैपिटल टी के बराबर दोनों ग्राफ पैरेलल चलते जाएंगे इनपुट आउटपुट का, और उनके बीच में गैप होगा कैपिटल टी का। अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे, समझ में आया सबको, जल्दी से बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। क्लियर हुआ, चल, तो ये रैंप रिस्पॉन्स आ गया, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो भैया पूछ लेना, बता देना, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, पैराबोलिक रिस्पॉन्स, किस पे आ रहे हैं बेटा, पैराबोलिक रिस्पॉन्स। तो पैराबोलिक में आप इनपुट क्या लेंगे बताइए, आप इनपुट क्या लेंगे,
इनपुट लेंगे PT, दैट इज T²/2 UT। कितना लेंगे? एक ही में T इंफिनिटी क्यों पुट कर रहे हैं बेटा? दोनों में करोगे, बट दोनों का डिफरेंस समझना है ना रोहन। अगर पूरे में इंफिनिटी डाल दिया, ये भी इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी, तो गैप थोड़ी समझ जाओगे, गैप थोड़ी समझ जाओगे। समझ रहे हो? इसमें मैं T को इंफिनिटी इसलिए नहीं डाल रहा, ये भी इंफिनिटी हो गया, ये भी इंफिनिटी, डिफरेंस कैसे समझ आएगा? इसीलिए मैंने बताया इनफाइनाइट टाइम पे जाके एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा, तो ये T-T होगा और ये T होगा। तभी तो मैं गैप समझ पाया ना, कैपिटल T का आएगा। समझ रहे हो? तभी तो मैं गैप समझ पाया, कैपिटल T का आएगा। रेड वाले कर्व में एक्सपोनेंशियल टर्म कैसे आया बेटा? इसकी वजह से ये जो s प्लस ए का टर्म है विकास भाई डिनोमिनेटर में, 1/s प्लस ए किसका लैप्लास होता है? e की पावर -ATUT। तो ये s प्लस ए जैसा ही तो बन रहा है, वही तो एक्सपोनेंशियल आ रहा है। यहां पे आ रहा था ना ये टर्म, इसकी वजह से एक्सपोनेंशियल आ रहा है। ठीक है, चल अब हमने पैराबोलिक लिया बेटा T²/2UT, जिसका लैप्लास डोमेन में अगर आप वैल्यू लेते हो, दिस विल बी 1/s³। अब आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या है भाई? आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या है भाई? दैट इज T(s) 1/1 + st। ठीक है, अब यहां पे आप क्या कहोगे? C(s) will be P(s) into T(s). फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा, फिर से T कॉमन लेके। ठीक है, हाँ, इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। वैसे तो दोनों ही इनफाइनाइट जा रहे हैं रोहन, लेकिन मैं दोनों के कर्व का नेचर जज नहीं कर पाता। मैंने बोला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्सपोनेंशियल गायब हो जाएगा, दोनों ग्राफ लीनियर बनेंगे और उनके बीच में गैप होगा T का। तभी तो मुझे समझ आया पैरेलल लाइन होंगी, नहीं तो मैं ग्राफ कैसे प्लॉट करता बताओ। अब देखो आपका ये आ गया। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। s को 0 डाला तो 1/s³ आया, s को -1/t डाला तो -1/t का क्यूब और 1/t, तो -t²। अब बाकी की दो टर्म और निकालनी पड़ेंगी ना बेटा। जैसे हम बोल देते हैं a/s + b/s²। अब अगर b निकालना है तो b कैसे निकालोगे? लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0, d/ds of 1/t अपॉन s + 1/t। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो -1/x² से माइनस साइन आ गया, तो ये तो आ गया -t। ठीक है, अब a कैसे निकालोगे बेटा? लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0, जब आपका s² का टर्म है, सॉरी s का टर्म है, तो यहां 2 फैक्टोरियल भी आएगा, यहां पे डबल डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो 1/x का सिंगल डेरिवेटिव होता है -1/x², और डबल डेरिवेटिव होता है 2/x³। 2 से 2 कटेगा, तो दिस विल कम आउट टू बी t²। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी योर t²। ये बात क्लियर हो गई भाई? अब यहां पे आपका C(s) कितना बन गया इस लॉजिक से? 1/s³। ठीक है, प्लस a/s, तो a/s तो प्लस t²/s माइनस t/s²। ठीक है, प्लस सॉरी -t²/s + 1/t। तो C(t) कितना हो गया? C(t) देखो, एक टर्म तो इनपुट वाली आ रही है, एक टर्म तो इनपुट वाली आ रही है, प्लस t²/s, t² माइनस t इंटू टी माइनस t², ये टर्म आ गई।
ठीक है, यानी कि जो आपका पैराबोला है उसके आगे इतना डेविएशन है। हाउ आर वी गो फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स बिफोर, है मैं समझा नहीं, बिफोर लिमिट ये कह रहे हो क्या 2 फैक्टोरियल, या ये वाले कह रहे हो ये जो फैक्टर निकाले हैं? श्रेया पार्शियल फ्रैक्शन में बताया तो था बेटा, s को 0 पुट करके निकाल देते हैं, s को -1/t पुट करके निकाल देते हैं। अगर s क्यूब का चाहिए तो s क्यूब को हटा लो, आप इसमें 0 डाल दो, 0 डालोगे 1 आएगा। अगर s + 1/t का चाहिए तो s + 1/t को हटा लो और s की जगह -1/t डालो, तो 1/t अपॉन -1/t का क्यूब, दैट विल बिकम -t²। ठीक है, ये तो मैंने बताया था ना, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आ जाता है, हाइडिंग वाला बताया था ना। अगर -1/t का निकालना है तो इसको हाइड कर लो, बाकी के फंक्शन में -1/t डाल दो। ठीक है, और 0 का निकालना है, इसको हाइड करके s को 0 डाल दो। 1/2 फैक्टोरियल कैसे आया है बेटा? 1/2 फैक्टोरियल इसलिए आता है, जैसे देखो हमें s का कोएफिशिएंट चाहिए, आप s क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ s² बनेगा, s² बनेगा, उसका डबल डेरिवेटिव में 2 रह जाएगा, तो उस 2 को काटने के लिए 2 फैक्टोरियल, 2 को काटने के लिए 2 फैक्टोरियल। अगर ये मैं मिस कर गया था तो इसको ऐड कर लेना, वैसे मुझे लगता नहीं मैंने मिस किया होगा, बट अगर मिस कर दिया होगा तो ऐड कर लेना, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उतने ऑर्डर से, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये वाला करेक्शन आप भले ही कर लेना, मुझे लगता है हो सकता है मैं तब बताना भूल गया हूं कि फैक्टोरियल आता है, बट इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो बेटा ये तो देखो आपका इनपुट वाला ही फंक्शन आ गया आउटपुट में, सेम एज इनपुट, और ये क्या आ गया आपका डेविएशन, दिस इज व्हाट डेविएशन। एक्चुअली मैं चाहूं तो आपको ये भी बता सकता हूं ये सब फॉर्मूले आते कहां से हैं, कि ये s का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं s² का, लेकिन अब फिर वही है ना, वो तो पार्शियल फ्रैक्शन डिराइव करने वाली बात हो जाएगी। कंट्रोल में हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना, उसके डेरिवेशन का करेंगे क्या? फंडा देखो ये होता है, अगर मान लो आप क्या करो, आप इस पूरी इक्वेशन में ना s³ मल्टीप्लाई कर दो, s³ मल्टीप्लाई कर दिया, यहां 1 बचा, यहां पे s³ आ गया, यहां पे s², यहां पे s। अब अगर s को 0 डालोगे, ये टर्म भी चली जाएगी s³ वाली, ये s² वाली भी चली जाएगी, ये s वाली टर्म भी चली जाएगी, बचेगा सिर्फ 1। तो ऐसे s³ का कोएफिशिएंट 1 आ गया। मान लो मैं कहता हूं मुझे b चाहिए, b के साथ एक s है, आप एक सिंगल डेरिवेटिव कर लो, b बचेगा, वो निकल गया। आप कहते हो आपको a चाहिए, a के साथ s² लिखा है, पहले डेरिवेटिव में आया 2s, डबल डेरिवेटिव में आया 2, तो 2a बन गया ना, बट a चाहिए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसीलिए। समझे फंडा क्या होता है? इस पूरी इक्वेशन में वापस बता देता हूं, s³ मल्टीप्लाई किया, यहां 1 बना, यहां s³, यहां s², यहां s। अब 1 में अगर आप इसमें s को 0 डालोगे, s³ वाला टर्म भी 0, s² वाला भी 0, s वाला भी 0, 1 बच गया, तो s³ का कोएफिशिएंट आ गया। अगर आपको s² का चाहिए, 1/s² का b आएगा, b के साथ क्या बच रहा था? s बच रहा था, डिफरेंशिएशन करो, कांस्टेंट टर्म चली गई, इसमें अभी भी s बचेगा, इसमें भी बचेगा। अगर आप 0 डालोगे आपको मिलेगा b। आपको a चाहिए, a के साथ s² था, a निकालने के लिए 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे, 2a बन जाएगा, तो वहां से a निकालने के लिए 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, बताओ ये बात क्लियर हो गई? अब इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अब इंपल्स रिस्पॉन्स के लिए बेटा आप इनपुट क्या लगाएंगे? इनपुट क्या लगाएंगे मेरे बच्चों? इनपुट लगाएंगे डेल्टा टी, यानी R ऑफ S इज बेसिकली 1। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन है आपका तो यहां पे आउटपुट क्या आ गया? अब देखो भाई, कोई पूछ रहा था ना ट्रांसफर फंक्शन इंपल्स रिस्पॉन्स का ही लैप्लास क्यों होता है? ये देखो, इंपल्स रिस्पॉन्स किसके बराबर आता है? ट्रांसफर फंक्शन के बराबर ही आता है ना। अगर आपने इंपल्स इनपुट लगाया तो जो आउटपुट है वो इंपल्स रिस्पॉन्स होगा, तो आपका इंपल्स रिस्पॉन्स ट्रांसफर फंक्शन के बराबर ही तो आ रहा है। जो पिछली क्लास में कोई पूछ रहा था कि ट्रांसफर फंक्शन इंपल्स रिस्पॉन्स का ही लैप्लास क्यों होता है, किसी और का क्यों नहीं,
क्योंकि दोनों इक्वल आते हैं बिकॉज आर एस इज 1। दोनों इक्वल आते हैं बिकॉज आर एस इज 1। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे आप इसका लैप्लास इनवर्स लेते हो। उसके लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए टी कॉमन लोगे तो 1/t s प्लस 1/t। अब आप इसका लैप्लास इनवर्स ले लीजिए 1/t। यानी ये क्या होगा बेटा, ये एक्सपोनेंशियली डीकेइंग होगा। तो ऐसे ही होना भी चाहिए ना। देखो आपने क्या किया, इंपल्स का मतलब था आपने सडनली सिस्टम को शॉक दिया। जैसे ही आपने शॉक दिया उसमें कुछ आउटपुट तो पैदा हो गया, उसमें कुछ ना कुछ आउटपुट तो बेटा आपका पैदा हो गया। ठीक है, अब जब आपने इनपुट हटा दिया, जब आपने इनपुट हटा दिया तो धीरे 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 डीके करके जीरो चला जाएगा। जब आपने शॉक दिया तो उसमें एकदम से आउटपुट आया। अब जब आपने इनपुट हटा दिया तो ग्रेजुअली इट विल डाई आउट। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अगर कभी भी 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए आप ना जस्ट पंखा ऑन कर, तो इंस्टेंटेनियस तो नहीं है, वो भी बहुत छोटा ड्यूरेशन के लिए आपने फैन को ऑन किया। अगर मेरे बच्चों आपने फैन को एकदम से ऑन किया और फिर एकदम से ऑफ कर दिया तो फैन क्या होगा, थोड़ा सा चलेगा और धीरे 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 स्टॉप हो जाएगा। वही इंपल्स रिस्पॉन्स है, आपने अचानक से इनपुट देके ऑन तो कर दिया, फिर तुरंत आपने इनपुट हटा दिया, धीरे धीरे आपका फैन ऑफ हो गया, तो धीरे धीरे उसका आउटपुट बेसिकली डीके करने लगा। अब यहां पे देखो विजय भाई, यहां पे भी अगर आप टेंजेंट बनाते हो ना इनिशियल पॉइंट पे, तो आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू यानी जीरो को कट करता है टी पे। अगर आप यहां पे भी टेंजेंट बना दोगे, आप बोलोगे इंपल्स रिस्पॉन्स में भी मैं टेंजेंट बना रहा हूं, टेंजेंट एट t इक्वल टू 0 intersects द स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है भाई, c ऑफ t इक्वल टू 0। इसमें तो स्टेडी स्टेट 0 ही है ना। यूनिट स्टेप वाले रिस्पॉन्स में स्टेडी स्टेट क्या थी, 1 थी। यूनिट स्टेप वाले में स्टेडी स्टेट 1 थी। तो आपने वहां पे इंटरसेक्शन किससे देखा था, देखो 1 से देखा था, क्योंकि वही स्टेडी स्टेट थी। यहां पे ये आपकी स्टेडी स्टेट थी ना, तो इससे इंटरसेक्शन देखा था। इंपल्स रिस्पॉन्स में फाइनल आउटपुट यानी स्टेडी स्टेट है 0, तो आप 0 से इंटरसेक्शन देख रहे हो, कहां पे आता है, टी पे। तो आप इंपल्स रिस्पॉन्स में टेंजेंट बनाइए या फिर आप स्टेप रिस्पॉन्स में टेंजेंट बनाइए, इंटरसेक्शन आपको टी पे मिलेगा। मुझे बताओ ये सारे के सारे रिस्पॉन्स क्लियर, बोलो भाई फटाफट, सारे रिस्पॉन्स क्लियर हैं। चल अब हम लोग आते हैं बेटा, हम लोग आते हैं किस पे, सेटलिंग टाइम पे। किस पे आ रहे हैं हम लोग, सेटलिंग टाइम पे। ठीक है, कुछ पैरामीटर हम लोग देखेंगे स्टेप रिस्पॉन्स के लिए। किसके लिए देखेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स। सर ये सेटलिंग टाइम क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू चाहिए तो आपको इनफाइनाइट टाइम तक बैठना पड़ेगा, बट आप इनफाइनाइट टाइम तक इंतजार नहीं कर सकते, बट आपको स्टेडी स्टेट वैल्यू के आसपास की वैल्यू मिल जाती है इन अ फाइनाइट टाइम। अब आप कितनी एक्यूरेसी चाह रहे हो, कितना कम एरर चाह रहे हो, आपको उतनी ही ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं, फॉर फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू, फॉर फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू we have to wait till t tends to infinity. We can get response near to steady state value at a finite time but
but that has a small error. That has a small error. करेक्ट। आपको वैल्यू तो मिल जाएगी स्टेडी स्टेट के आसपास, बट भाई छोटा मोटा एरर तो उसमें रहेगा ही ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आप कितना एरर टॉलरेट करेंगे। देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो गेट के, कोई बच्चा 1 डेसिमल तक सॉल्व करता है, कोई 2 तक, तो कोई 4 तक। तो ये सबकी अपनी अपनी टॉलरेंस है ना। कोई कह रहा है भाई 1 डेसिमल तक भी आ जाए मैं तो खुश हूं, कोई कह रहा है नहीं यार 2 डेसिमल तक तो निकालना पड़ेगा कहीं गलत ना हो जाए। पॉइंट समझ रहे हो? तो जो बच्चा ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक निकालेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन उसका आंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब कितनी एक्यूरेसी चाहिए ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। तो बेसिकली आप कितना एरर बेटा टॉलरेट कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वी हैव टू डिफाइन a tolerance band. We have to define a tolerance band around the steady state value, that represents maximum error tolerable। ठीक है, मैक्सिमम एरर टॉलरेबल। कितना मैक्सिमम एरर आप टॉलरेट कर सकते हो। टाइम टेकन बाय रिस्पॉन्स टू सेटल within this tolerance band, is called settling time, ठीक है। रिस्पॉन्स कितनी देर में सेटल हो जाता है इस बैंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज सेटलिंग टाइम। जैसे देखो यहां पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिखा रखा है ग्राफ का, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए आता है। ये किसके लिए बेटा? ये सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए ऐसा रिस्पॉन्स आता है। अब यहां पे आपने क्या किया है, आपने यहां पे जो है ना स्टेडी स्टेट वैल्यू के अबाउट आपने क्या किया है, आपने स्टेडी स्टेट वैल्यू के अबाउट बेटा एक बैंड डिफाइन कर दिया, जिसको आपने क्या बोला, एरर बैंड, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, टॉलरेंस बैंड। क्या बोलते हैं इसको? टॉलरेंस बैंड। ये डिफाइन कर दिया। अब कितने टाइम पे जाकर के देखो, यहां से आपका आउटपुट इसी के अंदर ही रह रहा है, ठीक है, इसके बाहर नहीं जा रहा ना, इसके बाहर नहीं जा रहा। तो इस टाइम पे जहां पे आप इस बैंड के अंदर घुस गए और बाहर नहीं आओगे, दैट इज कॉल्ड एज द सेटलिंग टाइम। फील आया? जब आपका ग्राफ उस रेंज के अंदर ही रहने लग जाए, उस रेंज के बाहर ही ना आ पाए, तब आप उस टाइम को क्या कहते हैं? सेटलिंग टाइम। क्या कहते हैं बेटा? सेटलिंग टाइम। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो देखो इनफाइनाइट टाइम लगता है बेटा, प्रैक्टिकली तो इनफाइनाइट टाइम लगता है, लेकिन थ्योरेटिकली अगर आप एक रेंज डिफाइन कर लें तो आप उसे कह सकते हो सेटलिंग टाइम। कह सकते हो आभाष कि ट्रांजिएंट कितनी देर तक चलता है जब तक आउटपुट सेटल ना हो जाए, तो सेटलिंग टाइम बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिएंट। कह सकते हो कि इसके बाद जो स्टेडी स्टेट है वो अचीव हो जाती है। करेक्ट, कि इसके बाद आपकी स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है, ऐसा आप बोल सकते हो बिल्कुल बेटा। ठीक है भाई, आभास वाला पॉइंट सबको समझ आया? बाकी बच्चों के भी डाउट सुन लिया करो भाई, अपने पूछने के अलावा नॉलेज ही बढ़ेगी। बिल्कुल आप कह सकते हो कि ट्रांजिएंट कितनी देर तक सिस्टम में सरवाइव करता है, टिल द सेटलिंग टाइम। अब देखो भैया, मुझे तो सेकंड ऑर्डर से कोई लेना देना अभी है नहीं, मेरा मतलब किससे है? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में आप एरर बैंड कैसे डिफाइन करते हो? देखो मैं फर्स्ट ऑर्डर का भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं।
फर्स्ट ऑर्डर में देखो यार, कभी स्टेडी स्टेट के ऊपर तो जा नहीं सकते, ये सेकंड ऑर्डर में ही होता है, जो आप स्टेडी स्टेट के ऊपर भी निकल जाते हो उसे ओवरशूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरशूट। रुक जाओ भाई सिद्धार्थ, इतना ओवर एक्साइटेड सिस्टम मत बनो, ठीक है? थोड़ा सा क्या है ना, क्रिटिकली डैम्ड रहना चाहिए। अगर तुम अंडर डैम्ड हो गए तो ऑसिलेट ज्यादा कर जाओगे। ये देखो, ये कभी स्टेडी स्टेट को क्रॉस नहीं कर सकता, हमेशा स्टेडी स्टेट के नीचे ही रहेगा मेरे भाई। तो आपको क्या करना है ना, यहां पे आपको एक बैंड डिफाइन कर देना है। ये देखो, आपने ऐसे बैंड डिफाइन कर दिया, ठीक है भाई? ये बैंड हो गया आपका। ये क्या हो गया? एरर बैंड। तो जब आपका आउटपुट इस रेंज के अंदर घुस जाए, जब आपका आउटपुट इस रेंज के अंदर घुस जाए, दैट इज बेसिकली योर सेटलिंग टाइम। ये टाइम क्या है? सेटलिंग टाइम। अब देखो, सेटलिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है बेटा? सेटलिंग टाइम डिपेंड करता है टॉलरेंस बैंड पे, ठीक है? किस पे डिपेंड करता है? टॉलरेंस बैंड पे। तो अगर मैं इसको टीएस कहता हूं तो ऐसा बोल दूं, टीएस डिपेंड्स ऑन टॉलरेंस बैंड। अब देखो, अगर 5% टॉलरेंस लेके चल रहे हो, मैंने आपको अभी टेबल बनवाई थी ना, 5% टॉलरेंस, 5% से नीचे एरर कब आता है? 3T पे। 2% टॉलरेंस, 2% से नीचे कब आता है बेटा? 4T पे। बट जो आपके फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होते हैं ना, फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम standard is TS equal to 5T। standard is TS equal to 5, ठीक है? स्टैंडर्ड 5T लेके चलते हैं। अब जब आप सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे चले जाओगे ना, तब आप 2% का टॉलरेंस बैंड लेके चलोगे और वहां पे आप कहोगे कि जो आपका कंट्रोल सिस्टम में सेटलिंग टाइम चलता है 4 टाउ, लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करोगे तो वहां पे स्टैंडर्ड होता है आपका 5 टाउ। क्या होता है? 5 टाउ या 5T कह दो। समझ गए भाई? समझे कि नहीं समझे बताओ? अच्छे से क्लियर हुआ? सेटलिंग टाइम फील आया पूरा का पूरा? अब देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, है ना? एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं, छोटा सा। मुझे ये निकाल के बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो आउटपुट है बेटा, वो कब 99% पे पहुंचता है? ठीक है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया था ना कि डायरेक्टली 5 टाउ याद मत करना, 5 टाउ सेटलिंग टाइम है, इतना याद रखो। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 99%, तो वो 5 टाउ नहीं होता। वाई सर? क्योंकि 5 टाउ में बेटा, 5 टाउ में आप 99 के ऊपर चले जाते हो, 99.32% पे आते हो। तो 99% से तो ऊपर चले गए 5 टाउ पे, तो यानी टाइम तो 5 टाउ से कम आएगा। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, 99% का टाइम बता दो। बताओ जल्दी से, 99% का टाइम बता दो। अरे 4.60 निकाल भी दिए? इतनी फास्ट? कौन सा कैलकुलेटर लेके बैठे हो भाई? चैट जीपीटी पे कर रहे हो क्या? श्रेया ने भी निकाल दिए? चलो यार, बहुत बढ़िया। श्रेया अगर निकाल दे तो समझ आ रहा है, माने ईमानदारी से आंसर जल्दी आ सकता है। ये लड़की अभी सेकंड ईयर में, एक्सपीरियंस नहीं है ना। तुम लोग तो एक्सपीरियंस जो तुम्हें याद भी हो सकता है या तुम कोई चालाकी भी कर सकते हो। आओ, अब यहां पे देखो, हमें सीटी के बारे में क्या मालूम है? 1 माइनस, यही है। यहां पे स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है आपकी? 1 है। तो अगर आप कह रहे हो कि आप 99% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंच रहे हो, 99% पे पहुंच रहे हो, तो सी ऑफ टी क्या होना चाहिए? 0.5।
99। ठीक है, तो 0.99 जो आप बनाओगे तो आपका यहां पे e की पावर माइनस टी बाई टी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, या 0.01। अब जब एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना होता है दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं, तो ln 0.01 नेगेटिव लॉग जब होता है ना, जब लॉग के बाहर माइनस साइन होता है तो आप ऐसे रख देते हो लॉग ऑफ 1 बाय एक्स, माइनस लॉग एक्स होता है लॉग ऑफ 1 बाय एक्स। तो यहां पे बताओ कितना आ रहा है 4.605। देखे 99% एक तरह से आप 4t और 5t के बीच में पहुंच जा रहे हो, दैट इज 4.605t। अब अगला आता है बेटा राइज टाइम। राइज टाइम का मतलब क्या होता है कि किसी भी आउटपुट को 10% से 90% तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, या फिर हम कई बार ऐसा भी बोलते हैं 5% से 95%, बट स्टैंडर्ड होता है 10% से 90%। आदर्श भाई देखो इंटर्नशिप के तो बस मार्क्स जुड़ते हैं, अगर कोई ऐसी इंटर्नशिप है जहां पे आपको जॉब भी मिल सकती है तो बिल्कुल करो इंटर्नशिप पे फोकस, और नहीं मिल सकती तो गेट पे करो। इवेंचुअली हमारा एम क्या है, एम है करियर बनाना, तो जो नौकरी दे वही सबसे बढ़िया है कि नहीं। अब तुम IITN हो वो बात अलग है, और अच्छा लगा देख के कि यार कोई IITN भी बैच खरीदा है, अच्छा लगता है IIT वालों को पढ़ाना। चल ये देखो कई बार हम क्या करते हैं थ्रेशोल्ड ले लेते हैं बेटा 5% से 95%, है ना, बट स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है आपका 10 से 90%। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम टेकन बाय आउटपुट टू राइज, टाइम टेकन बाय आउटपुट टू राइज from 10% to 90% of steady state value, or from 5% to 95% of steady state value is called rise time। क्या कहलाता है भाई ये, राइज टाइम। अब इसमें स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड इज 10% टू 90%। स्टैंडर्ड आपका होता है 10% से लेके 90%। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि T10 पे 10% पहुंच रहा है, T90 पे 90% पहुंच रहा है। आपका C ऑफ T कितना है भाई, C ऑफ T कितना है 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टी। तो एट 10% C ऑफ T कितना होगा 0.1। यहां पे टाइम क्या डालोगे, ये डालोगे, तो e की पावर माइनस T10 बाई टी कितना होगा बेटा, ये होगा 0.9। तो T10 कितना हो जाएगा माइनस TLN 0.9। ये बताना कितना आता है, ये बताओ जरा T10 कितना आ रहा है, LN 0.9 करके, LN 0.9 करके बताना। 0.1053T। ठीक है, एट 90%, ये होगा, तो T90, अब ये देखें जरा 2.3025, ये हुआ, ये दोनों टाइम आ गए, ये दोनों टाइम आ गए। अब इन दोनों का डिफरेंस राइज टाइम जो होगा
2.30। अगेन देखो, ये दिखाया मैंने आपको सेकंड ऑर्डर का है, या फिर रुको अगली स्लाइड में कर लेते हैं। मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर का टाइम दिखाता हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ ले रहे हैं। ये हुआ। अब आप यहां पे क्या कह रहे हो भाई, आपको 10% और 90% देखना है। जैसे मान लो ये 90% हो गया और ये 10% हो गया। ये हो गया T10 और ये हो गया T90। इन दोनों के बीच में हो गया राइज टाइम। तो राइज टाइम इज T90 माइनस T10, 2.3025 माइनस 0.1053 इंटू T, अप्रोक्सीमेटली बेटा 2.2 T, अप्रोक्सीमेटली 2.2 T। ठीक है, ये आ गया ना। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ये शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा पूरा पार्ट। समझे राइज टाइम क्या होता है? राइज टाइम कितना आता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए? 2.2 टाइम्स द टाइम कांस्टेंट। यानी जिस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कम, उसका राइज टाइम भी कम, यानी उसका रिस्पॉन्स बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसलिए तो टाइम कांस्टेंट इज इंडिकेटिव ऑफ द स्पीड। टाइम कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब होता है सिस्टम स्लो है, क्योंकि जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है बेटा, उसका सेटलिंग टाइम भी ज्यादा है और उसका राइज टाइम भी ज्यादा है। यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे ही सेटल होगा। तो टाइम कांस्टेंट हमेशा आपको क्या सिखाता है? सिस्टम की स्पीड। अब डीले टाइम, बेटा डीले टाइम में हम लोग क्या बोल देते हैं कि डीले टाइम में हम बोलते हैं कि आउटपुट 50% पे कब पहुंचेगा। कहां पे? 50% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, व्हेन डज द आउटपुट रीच 50% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। दिस इज बेसिकली योर डीले टाइम, 0 से लेकर के 50% तक पहुंचने का टाइम। ठीक है, तो अब यहां पे आपका C ऑफ T कितना आता है? 1 माइनस अब आप बोलोगे एट T इक्वल टू डीले टाइम, C ऑफ T इज 0.5। तो ये वाला भी आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। ठीक है, फाइनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट और ग्राफ इंपॉर्टेंट है। चलो ये देखना जरा यार,
बताओ जरा। यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई किया है, आउटपुट 50% वैल्यू पे पहुंच रहा है इन 1 सेकेंड, ए बताना है। बताइए। और रौनक भाई इतनी जल्दी भूल गए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? क्यों भाई रौनक, इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस? इतना तो मेरे बच्चे संजय सिंघानिया को भी नहीं था गजनी में। आया भाई आंसर किसी का? इतना तो लंबा सवाल भी नहीं है ये। चलो देखें। देखो बेटा, स्टेप रिस्पॉन्स रीचेस 50%। कितने टाइम में? इन डिले टाइम। तो बेसिकली यहां पे जो टाइम दे रखा है बेटा, वो डिले टाइम दे रखा है। डिले टाइम है आपका 1 सेकेंड, तो 0.693 टी इज 1 सेकेंड। अब यहां टी कितना है? आप ये देखिए, ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका के बाय एस प्लस ए, यहां पे ए कॉमन निकाल लो, तो इसमें टाइम कांस्टेंट जो आएगा, एस का कोएफिशिएंट होता है ना बेटा 1+st, जब ले रहे थे तो टी टाइम कांस्टेंट था ना, तो ये 1/a आ गया। तो t को 1/a डाला तो ये आ गया 0.693। समझे रौनक भाई? ये बोला है कितनी देर में ये 50% पे पहुंच रहा है, वो है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बेसिकली डिले टाइम हो गया ना। अगर 1 सेकेंड मेरा डिले टाइम है तो मेरा a का वैल्यू आ गया। तो मेरा a का वैल्यू आ गया, मेरे को क्या निकालना था यहां से? टाइम कांस्टेंट, वो है 1/a। डिले टाइम है 1 सेकेंड, 0.693 टी, टी की जगह 1/a डाला, आंसर आ गया। चलो अगला देखना जरा। फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कैलकुलेट k इफ द स्टेप रिस्पॉन्स इज गिवन। स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है आपको, ये अरेंजमेंट है, आपको k बताना है। ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट है, आपको यहां पे k बताना है। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, मनीष कह रहे हैं 4, बाकी लोग बताओ। चलो देखें जरा। देखो यार, इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालो जरा।
यूनिटी फीडबैक है ना, मैंने आपको कैसे तरीका बताया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, आप 1 प्लस के कॉमन निकाल लो। देखो ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया ना। अब यहां हमें ग्राफ में क्या दिखा रखा है, हमें दे रखी है स्टेडी स्टेट वैल्यू इज 0.8। अब किसके लिए बेटा, स्टेप रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि आर एस जो लेना है वो लेना है 1/s। तो मैं ये कह सकता हूं कि सी एस विल बी वॉट, के बाय 1 प्लस के एस। अब C infinity is limiting S tending to 0, S into C of S, S into C of S, S tending to 0, S से S कटेगा, ये यहां पे 0 रखोगे, ये आएगा K बाय 1 प्लस K, जो कि आपको दे रखा है 0.8, 0.8 माने 4/5, यहां से K आएगा 4, K will come out to be 4, ठीक है, K आपका 4 आ जाएगा भाई। यहां पे आप स्टेडी स्टेट वैल्यू देख सकते हो, ग्राफ के अंदर दी गई है, और स्टेडी स्टेट वैल्यू आप कैसे निकालते हो, यूजिंग द फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम से CS का फाइनल वैल्यू निकाला, 0.8 के बराबर कर दिया। चलो अगला देखो जरा, सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट एंड सब्जेक्टेड टू अ सडन इनपुट एट t equal to 0, its response reaches 1.1 volt in 4 seconds and eventually reaches a steady state of 2 volt. Find the time constant. आप ये स्टैंडर्ड फंक्शन कैसे लिख, डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, माने मैं समझा नहीं, किसका स्टैंडर्ड फंक्शन विकास भाई, ट्रांसफर फंक्शन कह रहे हो क्या, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बताया तो था। यूनिटी फीडबैक में क्लोज लूप निकालने के लिए न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, और ये स्टैंडर्ड फंक्शन अगर ये कह रहे हो यहां से यहां में कैसे आया, तो मुझे ना st के अलावा बाकी टर्म 1 करना था, st के साथ 1 प्लस के आ रहा था, तो 1 प्लस के से डिवाइड कर दिया ताकि ये 1 बन जाए, समझे। अगर स्टैंडर्ड फंक्शन चाहिए तो s वाली टर्म के अलावा दूसरी टर्म 1 आनी चाहिए, तो जितना भी लिखा हुआ है s वाली टर्म के साथ उससे डिवाइड कर दो, वो बन जाएगा 1, या उसे कॉमन निकाल लो, ऐसा सोच लो। कितना आ रहा है, 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया मनीष भाई, मनीष मचा रहा है भाई आज। राजू का भी 5 सेकेंड आ रहा है, बाकी लोग बताओ। अनिमेश का भी 5 सेकेंड। चलो देखें, देखो यार, स्टेडी स्टेट वैल्यू दे रखी है 2, ऐसा बोला है ना, इवेंचुअली, इवेंचुअली 2 पे पहुंच रहा है, यानी फाइनली 2 पे पहुंच रहा है, तो आप C ऑफ t को क्या लिख दो, ऐसे लिख दो। अगर आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 थी तो 1 माइनस e की पावर माइनस t/t था ना, अगर स्टेडी स्टेट वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको क्या कह रहा है कि एट t इक्वल टू 4 सेकेंड C of t is 1.1, t यहां पे कितना है बेटा, 4 सेकेंड, तो ये हुआ 0.55, 1.1/2, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.45 बचेगा, तो t कितना आ जाएगा यहां से, -4/ln 0.45, दैट इज व्हाट, 5 सेकेंड, ये आ गया, ठीक है, आंसर विल बी 5 सेकेंड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, यहां पे
यहां पे आपको ये दिखा रखा है कि भाई आप 2 को टच कर रहे हो एट 0.2। आपसे ए और के पूछ रहा है, ए और के पूछ रहा है। चलो बना दो। अब देखो भाई विकास, अगर इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे तो एस के साथ वाली टर्म 1 होनी चाहिए ना, तो ए आप कॉमन निकाल लोगे, ऐसे बनाया जाता है। एस के साथ जो कुछ लिखा है वो 1 आ जाना चाहिए, तो एस के साथ जो भी टर्म एडिशन में उसे कॉमन निकाल लो। समझे स्टैंडर्ड फंक्शन कैसे बनाते हैं विकास भाई? बताओ, क्लियर हुआ? लो मैं हट जा रहा हूं, आप लोग बनाओ। ए और के बताइए। ए बता रहे हो 5 सेकेंड, बाकी बताओ के बताओ। ये ना आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पूरा हो गया एंड उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा आप लोग को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। कल से सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे लगेंगे। आया भाई आंसर? देखें, देखो यहां पे टाइम कांस्टेंट है बेटा, टाइम कांस्टेंट है 1/a। अगर आप यहां पे देखोगे मेरे बच्चों, आपको मैंने बताया था ना टेंजेंट कहां पे इंटरसेक्ट करता है, टाइम कांस्टेंट पे। तो यानी 1/a विल बिकम 0.2, विच मीन्स a विल बिकम 5। a आ गया 5। अब यहां पे स्टेडी स्टेट वैल्यू दे रखी है 2। ग्राफ में दूसरा डेटा देखो, स्टेडी स्टेट वैल्यू है 2। तो आप कहोगे CS विल बी RS इंटू ट्रांसफर फंक्शन। अब इसने क्वेश्चन में बोला यूनिट स्टेप इनपुट लगाया है, यानी RS इज यूनिट स्टेप, तो 1/s हो गया। अब C इंफिनिटी इज लिमिटिंग S टेंडिंग टू 0, S इंटू CS। अब S से S कट गया तो ये आ गया K/A विच इज गिवन एज 2, तो K बन गया 2A, तो K आ गया 10, K आ गया 10। ठीक है, तो आंसर इज A इज 5, K इज 10। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सभी लोग का आंसर। आगे देखो आपका